दोस्तों नमस्कार। इस देश की सियासत का रंग दिन ब दिन बदल रहा है। आज ही खबर आई है कि इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता शरद पवार अगले महीने पुणे की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इंडिया अलायंस में थोड़ी बेचैनी है और इसीलिए कुछ नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से ये अपील की है कि वे शरद पवार को वहां जाने से रोकें। इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। सियासत में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और जो जातिगत समीकरण हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश लगातार जारी है। शह और मात की भी लगातार कोशिश जारी है। राजस्थान से एक खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को लगभग किनारे कर दिया गया है बीजेपी में, और इसलिए माना जा रहा है कि अब वहां अशोक गहलोत के लिए चुनाव जीतना आसान होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत और सबसे कद्दावर नेता है। वे अशोक गहलोत को मात दे सकती थीं, और अगर नरेंद्र मोदी उन्हें बायकॉट कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पर धकेल रहे हैं, तो वे अशोक गहलोत के लिए रास्ता भी साफ कर सकती हैं। यानी अपनी निष्क्रियता के जरिए वे अशोक गहलोत के लिए राह आसान बना सकती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। इन राज्यों में भी बीजेपी कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कोशिश लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हो रही है। उनकी निगाह में लोकसभा चुनाव है और इसीलिए वे अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। बीजेपी की जो असली ताकत है वो हिंदी बेल्ट है, और उस हिंदी बेल्ट में भी उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके पहले यानी 2014 में 73 सीटों पर एनडीए चुनाव जीता था, यानी बीजेपी अलायंस चुनाव जीता था। इस समय जब इंडिया अलायंस का गठन हो चुका है, 26 राजनीतिक दल एक साथ आकर के पूरे देश को मैसेज दे चुके हैं। मणिपुर में भी वो एक प्रतिनिधि मंडल गया है। वहाँ जिस तरह से कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, चर्चें जलाई गईं, हत्याएं की गईं, लोग आज निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 26 सेकंड एक अल्फाज बोल करके अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री समझ ली है। वो इंडिया अलायंस का एक दल वहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक भारत के लिए एक अच्छा मैसेज है। मणिपुर के लोगों में ये भरोसा पैदा करने वाला होगा। इसके पहले राहुल गांधी भी जा चुके हैं। राहुल गांधी के पहले अमित शाह बतौर गृह मंत्री पहुँचे थे, लेकिन वो हिंसा, वो आगजनी, वो बलात्कार ये नहीं रुके थे। दोस्तों, बात मैं कंसंट्रेट करता हूं उत्तर प्रदेश पर, जो सबसे मजबूत गढ़ है। क्या इस मजबूत गढ़ को विपक्ष धराशाही करने में कामयाब होगा? क्योंकि इस प्रदेश में 5 बड़े राजनीतिक दल हैं: बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और पश्चिम में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी। इसके अलावा कई और छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, और इनकी भूमिका को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो, या कोई और अन्य दल हो, माने अपना दल हो, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले ये देखा जाए कि उसकी ताकत क्या है। क्या वो ताकत हिंदुत्व है?
दोस्तों, इस बात को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता, और इसलिए स्वीकार नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 91 में यानी 1991 में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी 221 सीटें लेकर के। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से लेकर के 2017 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पूर्ण बहुमत बहुमत के आंकड़े के नज़दीक भी वो नहीं पहुंची थी। 92 का जो इलेक्शन हुआ, 93 का, जिसमें ये नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी उभरी थी 170 सीटों के साथ। लेकिन सरकार मुलायम सिंह और कांशीराम ने मिलकर के बनाई थी, और उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। बीच में 2 मुख्यमंत्री बदले, उसमें रामप्रकाश गुप्ता भी आए और राजनाथ सिंह भी आए। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह को दरकिनार किया गया, कल्याण सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो लोध समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, लेकिन रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई थी। सारा हिंदुत्व और सारा सांप्रदायिक विभाजन एक तरफ रह गया था, लेकिन बीजेपी किनारे पहुंच गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ताकत नहीं है बीजेपी की, असली ताकत उसकी है सामाजिक समीकरण, एक माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। और मैं इस बात को समझता हूं कि मानवर कांशीराम ने भी जिस सामाजिक समीकरण को इतना पुख्ता नहीं किया था, इतना माइक्रो लेवल पर वो नहीं लेकर के गए थे जितना बीजेपी लेकर के गई है। हालांकि जातियों के भीतर वो अस्मिता, वो चेतना और वो राजनीतिक संगठन, ये मादा पैदा किया था कांशीराम ने, लेकिन इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसको अपने तई भुना लिया बीजेपी ने। दोस्तों, आज यही उसकी असली ताकत है। जो समाज है उत्तर प्रदेश का, अगर आप देखिएगा तो सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए या एंटी बीजेपी राजनीति के लिए बेहद पुख्ता जमीन है। बीएसपी 4 बार मायावती मुख्यमंत्री हुई, सपा 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार अखिलेश यादव, और दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये कॉम्बिनेशन था। कांशीराम का नारा था 15 और 85 का। उस 15 और 85 में यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो तकरीबन 18 से 20%, दलित 21.5%, ओबीसी की चूंकि जनगणना नहीं होती है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो 50% के करीब ओबीसी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ओबीसी के भीतर भी उतना ही विभाजन है। ओबीसी के 3 लेयर दिखाई पड़ती हैं सामान्य तौर पर, माने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। ये जो बीजेपी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को बार बार लेकर के आती है, और अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो इसको लागू भी करेगी, क्योंकि यही उसकी असली ताकत है। और दलितों के भीतर भी उसने एंटी जाटव पूरा सेगमेंट पैदा करके उसमें पासी, कोरी, वाल्मीकि, धोबी, मुसहर, गोंड, इन सबको अपने साथ जोड़ा। खरबार, माने बेहद छोटे छोटे समूह, उनको भी अपने साथ जोड़ा, और जाटव के खिलाफ नफरत क्या पैदा की कि राजनीतिक सत्ता उनके पास, सारे आरक्षण का फायदा उनको मिला, और तुमको क्या मिला। इसलिए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। तब तक कांशीराम जी का इंतकाल हो चुका था 2006 में। 2007 में मायावती सर्वजन की राजनीतिक एजेंडे के साथ सत्ता में आती है। मायावती की एक बड़ी कमजोरी रही कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल के तमाम मजबूत लीडर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे तमाम नेता, उसमें चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, इवन ओम प्रकाश राजभर भी किसी ज़माने में उसी पार्टी में थे, सोनेलाल पटेल भी उसी पार्टी में थे, लेकिन इधर स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा तक, धर्म सिंह सैनी से लेकर के तमाम लीडर जो
ओबीसी और दलित समुदाय के अपनी अपनी जातियों में एक बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी की सबसे कमजोरी यहां पर साबित हुई, वरना आज भी मायावती की अपनी रणनीति और उनके प्रति लोगों का रुझान, उनके अपने शासन सत्ता में जो अनुशासन था, उसको लेकर के लोग आज भी उनको याद करते हैं। समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ एक मजबूत राजनीतिक दल था, अब आरएलडी के साथ उसका अपना गठबंधन, यानी पश्चिम में वो जाट के साथ, यहाँ पर बैनी बाबू उनके साथ कभी हुआ करते थे, तो यादव कुर्मी, ये एकजुटता, अल्पसंख्यक उस बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तो मुलायम सिंह के साथ आकर के खड़ा हो गया। और इसके अलावा कुछ और जातियों के नेताओं को उन्होंने खड़ा किया था, यहाँ तक कि सवर्णों के भीतर से भी उन्होंने लीडरशिप पैदा की थी। मोहन सिंह और मिश्रा, छोटे लोहिया, वो भी उसमें शामिल थे। हालांकि मैं इस बात को लेकर के बहुत मुतमईन हूँ कि सवर्णों का वोट कभी उस तरह से सपा को नहीं मिला, वो विकल्पहीनता की स्थिति में सपा के साथ वो वोट आता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी उभरती है, सवर्ण सीधे तौर पर उस तरफ चला गया। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है आज की तारीख में वो सवर्ण है, लेकिन उसने अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा और उस विभाजनकारी राजनीति के जरिए और साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व की राजनीति है, जो भागीदारी की राजनीति है, उसके जरिए। लेकिन उसने अटैक उस पूरे समाज पर किया, क्योंकि उसकी सारी नीतियां ध्वस्त कर दी गई और उन्हीं हाथों के जरिए, जो एक मुहावरा है ना कि कुल्हाड़ी से जिस पेड़ को काटा जाता है, कुल्हाड़ी में बैंत उसी पेड़ का होता है। तो इन मुखौटों ने, जिनको वो भागीदारी मिली, उन्होंने अपने समाज के हितों को ही एक तरह से कत्लेआम किया। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में कायम होती गई। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष एकजुट होगा, माने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये एक साथ आएंगे? इसकी गुंजाइश अभी नहीं दिखती है। हालांकि इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी है, दिखती है आज की तारीख में, क्योंकि बेंगलोर भी वो गए थे। लेकिन मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मायावती भले ही कमज़ोर हों, लेकिन अभी भी उनके पास 13% वोट है और आज भी वो शायद देश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वोट के हिसाब से। तो उनकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मायावती बेहद अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन है। वो किसके साथ जाएंगी और क्या करेंगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने जो अभी से तैयारी शुरू कर दी है, अभी राजपाल सैनी वहाँ चले गए, संजय निषाद तो उनके साथ हैं ही, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं और केशव प्रसाद मौर्य को लगातार वो सामने रखते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया, क्योंकि ये जो पिछड़ा है, जो दलित है, उनका इस्तेमाल करना है वोट बैंक के लिए। अभी बहुत सारे और लीडरशिप को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल में एक बड़ी मजबूत ताकत रखते हैं। ये बात ज़रूर है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपने बूते कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो किसी बड़े गठबंधन के साथ आए, यानी सपा के साथ आते हैं या बीजेपी के साथ आते हैं, तो वे न सिर्फ अपना भला करते हैं बल्कि उस राजनीतिक दल को भी मजबूत करते हैं। ये उनकी ताकत है, ये उनकी भूमिका है। तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ पर गए और भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कुछ और लोग, उसमें संजय चौहान का भी नाम आ रहा है। हालांकि अभी उनके बारे में कोई इस तरह की पुख्ता खबर नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
ये जो विपक्ष है, क्या ये विपक्ष, और उसमें भी खास करके कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो एंटी सपा और एंटी बीएसपी राजनीति सफल हुई है बीजेपी की, वो इस वजह से क्योंकि जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है या नॉन जाटव जो दलित है, वो इनके साथ जाने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता, इसलिए वो बीजेपी के साथ चला जाता है, वो खुशी से नहीं जाता। एक विकल्प कांग्रेस पार्टी हो सकती है कि अगर वो मजबूती के साथ खड़ी होती है तो ये जो वोट बैंक है जो मजबूरी में बीजेपी के साथ जाता है वो निकल करके इधर आएगा, क्योंकि उसकी नीतियां खत्म कर दी गई। जो एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल है, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जहां उनकी गरीबी, जेहालत और उनकी मुश्किलों से वो लगातार जो सामना करते हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन जो एंटी सपा और एंटी बीएसपी जो मूवमेंट पूरा या जो पूरी नफरत पैदा की जाती है उसके वजह से वो जाते हैं, और इसके पीछे कुछ सच्चाइयां भी हैं, मैं इसको भी नहीं खारिज कर सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको याद होगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में जहां से कांग्रेस पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका था, वो 21 सीटें जीतती है और उसे 18.2% वोट मिलता है। उस समय दो बड़े कारण माने जा रहे थे कि एक तो कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ चले गए थे और बैनी बाबू कांग्रेस के साथ आ गए थे, लेकिन असल कारण यह भी था कि ये जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जातियां हैं और जो नॉन जाटव दलित था वो कांग्रेस के साथ आ गया था। अल्पसंख्यक भी उस समय कांग्रेस के साथ आ गया था, इस वजह से उसको इतनी बड़ी सफलता मिली थी। और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि इन जातियों के लिए सपा और बासपा उस बीजेपी की नफरत भरी राजनीति के चलते और इनकी कुछ अपनी कमजोरियों के चलते वो वहां सहज नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और कांग्रेस इस बात का दावा भी कर सकती है, खास करके दलितों के बीच में, कि उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है। इतना ही नहीं, उसका एक बड़ा इतिहास है कि 5 दलित मुख्यमंत्री उसने दिए। सबसे पहले नीलम संजयवैया आंध्र प्रदेश में 1960 के ही दौर में, दामोदरन संजयवैया, उसके बाद भोला पासवान शास्त्री बिहार में, सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र में 2002 में, चरणजीत सिंह चन्नी अभी पंजाब में, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में 1980 में हुए थे। तो ये कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री दलित, बीजेपी ने अब तक एक भी दलित सीएम नहीं दिया है, और उसकी अपनी स्ट्रेटजी है कि वो राष्ट्रपति तो दलित को बना सकते हैं, आदिवासी को बना सकते हैं, लेकिन जहां पर नीति निर्धारण होना है, जो असल पावर है, उस पावर पे वो दलित और पिछड़ों को नहीं बिठाते हैं। इधर 2 और मुख्यमंत्री हुए, 3 दलित, राम सुंदर दास, मायावती और जीतन राम मांझी, माने 8 दलित मुख्यमंत्रियों में से 5 कांग्रेस पार्टी ने दिए। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में वे उत्तर प्रदेश में करीब 28 दिन होंगे। 28 दिन अगर राहुल गांधी होते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में उनको ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियस है कि वो ज्वाइन करेंगे, तो एक तरफ तो वो पूरा मूवमेंट खड़ा करेंगे जो इस प्रदेश में बीजेपी सरकार, आरएसएस की अपनी विचारधारा और इस सरकार की नीतियों की वजह से जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उस गुस्से को राहुल गांधी कैश कराएंगे। प्लस संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस मजबूत हो सकती है। अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में यहां पर बदलाव होना है। अब वो किसको अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं ये अलग मसला है, लेकिन पुराने कांग्रेसियों से लेकर के जो नौजवान तमाम लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी राहुल गांधी जोड़ सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं, एक पूरा नैरेटिव वो खड़ा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में।
वो जिस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ओबीसी के इश्यूज पर, आदिवासियों और दलितों के मुद्दे पर मुखर रहे हैं, जो उनके मिलने का तरीका था बहुत सहज और सरल भाव से, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर सकता है। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि कितना मजबूत वो हो सकता है, लेकिन वो खड़ा कर सकता है, क्योंकि जमीन पर केमिस्ट्री कांग्रेस के लिए बन रही है। और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको अगर अपने साथ वो जोड़े, मसलन बुंदेलखंड जहां पर आज बीजेपी एक छत्र राज कर रही है, जो कभी बीएसपी का गढ़ होता था, वहां पर बाबू सिंह कुशवाहा है, उनको वो अपने साथ जोड़ करके जो ओबीसी है, केशव प्रसाद मौर्य का वो काट निकाल सकते हैं, और नॉन जाटव दलित से भी वो लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अत्यंत पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियों में से, जैसे अभी राकेश राठौर सीतापुर से उनके साथ जुड़े, कांग्रेस में गए, तो राकेश राठौर को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके और पहले के कुछ नेता, वो पाल बिरादरी से भी, वो राजभर, वो विश्वकर्मा, नाई, तेली, कुशवाहा, सैनी, इन जातियों से, कोरी, पासी, वाल्मीकि, सैथवार, गंगवार, ये जो बेनी प्रसाद वर्मा का विकल्प अभी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी अगर निकाल के लाती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस मजबूत हो सकती है और अपने पैरों पर वो उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है। थोड़ा उसको उदार भी रहना होगा। अखिलेश यादव की अपनी एक पहुंच है, एक पहचान है, उस समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन निष्क्रियता की वजह से अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दौर था जब अखिलेश यादव ने 9000 किलोमीटर की वो साइकिल यात्रा की थी, नोएडा से आगरा तक वो यात्रा, और एक लैपटॉप या कंप्यूटर वाले और अंग्रेजी समर्थक एक ऐसे नौजवान नेता के रूप में अखिलेश यादव की पहचान बनी थी कि जिसने पूर्ण बहुमत हासिल किया 2012 के इलेक्शन में। उसमें बहुत बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की थी, लेकिन आज वे जमीन पर नहीं हैं। अगर वो जमीन पर आते हैं और अपने जो आसपास के नेता हैं, रामचल राजभर उनके कद्दावर नेता, उसी अति पिछड़ा समाज के, अत्यंत पिछड़ा समाज के, इंद्रजीत सरोज, पासी समाज के एक बड़े लीडर जो बीएसपी से निकल करके आए थे, लालजी वर्मा, इन लीडर को अगर अखिलेश यादव थोड़ा आगे करते हैं, उनको निकालते हैं, तो बेहद मजबूत हो सकता है ये इंडिया अलायंस। और उधर आरएलडी को भी ला करके, और वहां जो 36 बरादरियां हैं, वहां उन 36 बरादरियों में कांग्रेस पार्टी अपना काम कर सकती है। जैसे वो वहां पर सैनी है, वाल्मीकि है, कोरी है, जाटव समाज है, इन समाजों में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, और इसके जरिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी 62 सीटें हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उसे 62 की जगह 26 पर समेटा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार भले ही नहीं है, लेकिन आज उसकी चर्चा, और राहुल गांधी की खास करके, और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी चर्चा यहां तक हो रही है कि उन्हें इस देश का पहला दलित पीएम बनाया जा सकता है, तो दलित, वंचित और जो आदिवासी तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो उनके भीतर अपना अक्स देखता है। ये फायदा मिल सकता है विपक्ष को। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा उदार भी बनना पड़ेगा, और कोशिश करनी होगी कि अगर मायावती भी इस गठबंधन में साथ आ जाएं, बीएसपी की भी अपनी वो ताकत रही है, हालांकि थोड़ा डाउट है लोगों को, खास करके अल्पसंख्यकों को, लेकिन मायावती इस गठबंधन के साथ अगर आती हैं तो वो डाउट क्लियर होंगे, और अति पिछड़ा, दलित, जाटव समाज, ये सब एकजुट होगा। और जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा सा मुहावरे की भाषा में जरूर लगता है कि वो 62 की जगह 26 पर लाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जो मेहनत करने जा रहे हैं, यही मेहनत अखिलेश यादव को अगर करनी पड़े और वो कर जाएं, मायावती थोड़ा निकल करके आ जाएं, तो बीजेपी को वहीं रोका जा सकता है।
शुक्रिया।